हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक के संस्करण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर की। बट उसके पहले हम देखते हैं कि आज तक हमने जिस भी शेयर की चर्चा की है उसकी क्या स्थिति है। सो ये जो चार्ट है, जैसे हमने 6 अगस्त को कोल इंडिया का बनाया था, उस समय क्या प्राइस था ये कॉलम दर्शाता है। अभी उसका तात्कालिक प्राइस क्या चल रहा है, वो कितना ऊपर है या नीचे है। तो हम देख सकते हैं कि कुल 9 शेयर्स की हमने चर्चा की, बट कुल मिला के 3 शेयर ने 10% से ऊपर का ग्रोथ दिया 1 महीने के अंदर, और बाकी ने भी 1 से 2 से 10% के बीच में दर्ज किया है। सो ये दर्शाता है कि अगर आप सही समय पे लेके बैठें और आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो शेयर के लेने पे हो, शेयर के सिलेक्शन पे हो, ना कि इस विषय में हो कि ये कितने जल्दी चलेगा, कितने जल्दी चलेगा, कब चलेगा, ये कोई किसी के हाथ में नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम क्वालिटी शेयर पकड़ें। जैसा कि हमने पिछले 9 वीडियोज़ में शेयर्स की चर्चा की है, उसी तरह से, उसी पैटर्न पे हम आगे भी शेयर्स का सिलेक्शन करेंगे, उन्हें अपने डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, और किसी भी शेयर में हम 3 से 5% से ज़्यादा शेयर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हमारे पोर्टफोलियो में अगर ₹100 का पोर्टफोलियो है तो हम ₹3 से या ₹5 से ज़्यादा एक शेयर में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा 10वां शेयर कौन-सा होगा, और चूँकि आज संडे है तो उसे हम चार्ट ऑफ द वीक या स्टॉक ऑफ द वीक के कैटेगरी में भी रखेंगे। लेकिन वो देखने के पहले पहले हम देखेंगे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज के इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। मैं उसे यहाँ पे प्रदर्शित भी कर रहा हूँ। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छे से ये दर्शा रहा है कि कैसे इंडियन मिडिल क्लास जो ग्रो कर रहा है उनका स्पेंडिंग भी पर्टिकुलरली नॉन एसेंशियल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेस, मोबाइल्स, इवन दो वो लोग उसको तुरंत खरीदने के लायक हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो स्पेंड करते हैं। अब अब इस कैटेगरी में हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट क्रेडिट कार्ड का, कि कैसे आपके पास कोई पैसा नहीं है लेकिन आप अपने फ्यूचर से पैसा उधार लेके आते हैं। सो क्रेडिट कार्ड से जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो एक तरह का लोन होता है। अब वो लोन 45 डेज का है तब तो बहुत अच्छा है, आपको उसके लिए कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो 45 डेज से ज़्यादा का होता है, इन मोस्ट कैटेगरी ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स, वो आपको कुछ चार्ज करते हैं। वो लगभग, अब इसका जो कैलकुलेशन होता है वो एपीआर के बेसिस पे होता है, और ये जो एपीआर होता है, एनुअल परसेंटेज रेट, बहुत हाई होता है, 30-35% के रेट पे होता है। तो वो समझने वाला बात है। अब इस आर्टिकल के अंदर जो मेन बात, पहले तो इन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल लिया है कि कैसे एक आईटी प्रोफ़ेशनल है जिसे 25,000 का फ़ोन लेना था, लेकिन वो इवेंचुअली 25,000 सॉरी आईफ़ोन 13 खरीदती है ईएमआई पे, जिसमें उसको 2700 देना पड़ता है पर महीने अगले 24 महीने के लिए। सो ईएमआई के कारण वो उसका जो बजट था उसने उसको एक्सपैंड कर दिया, और जहाँ वो 25,000 खर्चा करने वाली थी वहाँ पे उसने 75,000 खर्चा किया। सेम तरीके से एक दिल्ली बेस्ड एक प्रोफ़ेशनल का, मार्केटिंग प्रोफ़ेशनल का ज़िक्र है, जो कि इंडिया में घूमना चाहता था। उसका बजट बजट 50,000 से कुछ समथिंग था, और उसने फाइनली 1.5 लाख से 2 लाख का बाली का ट्रिप बुक किया। क्योंकि अब डिफरेंट जो थॉमस कुक है या एसओटीसी ट्रैवल्स है, वो उन लोगों ने कॉन्सेप्ट लेके आया है कि ट्रैवल नाउ पे लेटर। अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं तो यहाँ इस पार्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ट्रैवल नाउ पे लेटर वाले कॉन्सेप्ट में आप एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं। मानिए 2 लाख का है तो 50,000 पे करते हैं, और 1.5 लाख को आप डील करते हैं कि आप धीरे धीरे 12 महीने या 2 साल में आप चुकाएंगे। और इसी तरीके से इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे राइज जो हम लोग का लाइफस्टाइल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हम लोगों का जो यू नो जो ईएमआई की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं, और कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसको इनेबल भी कर रहा है कि आप घर बैठे आपको कुछ खरीदना है, आप क्लिक करते हैं और एक बीच में एक फिनटेक एंटिटी आती है, जिसका बेसिकली टाई अप होता है उस सर्विस प्रोवाइडर से, कि ये बंदे का भाई आप क्रेडिट स्कोर क्या है, क्या ये क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्या हम इसे इतना, मानिए 50,000 का लोन है, या आप पिछले अगले 2 साल के लिए आप लोन दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आप खर्चा नहीं करने वाले हैं वो भी आप खर्चा कर रहे हैं, और अगले 2 साल के लिए। तो इससे जो बेसिकली जो सेल होना है, जो बिजनेस को एक्स्ट्रा सेल आने वाला है, वो तो सेल तो आता ही है, और साथ ही साथ आप अपने बजट को भी एक्सपैंड करते हैं। इसका जो मेन असर है वो ऑब्वियसली इंडियन बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि रिटेल लोन जो है इस तरीके से भी एक्सपैंड कर रहा है। और जैसा कि आरबीआई ने बताया भी था यहाँ पे, एक पैराग्राफ में आरबीआई का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आता है हर साल जून में, उसके बारे में भी बताया गया है कि कैसे पिछले 2 साल के अंदर रिटेल लोन का जो ग्रोथ है वो 24%, 25% के सीएजीआर पे ये बढ़ा है। इसमें ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड लोन्स भी होते हैं, जैसे कि आप मॉल वगैरह जाते हैं तो आपको कैसे बजाज फिनांस, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड वाले, एमएक्स कार्ड वाले जो अप्रोच करते हैं और आपको देते हैं। सो
जैसे कि बजाज बजाज फिनांस का भी इसमें जो आपको दिखाया गया है कि उनके पास यहाँ पे बजाज बजाज फिनांस का जो पूरा दिया हुआ है कि इनके पास 7.3 करोड़ कस्टमर फ्रेंचाइजी है, और 4 करोड़ जो हैं उनके कस्टमर्स ऐप के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कितना बड़ा एक एंटिटी है बजाज फिनांस। और हर साल दर साल जो हम देख रहे हैं कि ये चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे क्रेडिट कार्ड का स्पेंड, अच्छा, ये एक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ मई 2023 में कि टोटल जो क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग है वो डेबिट कार्ड के स्पेंडिंग को सरपास कर गया मई 2023 में। और आप देख सकते हैं कि नवंबर 2019 से लेके, इसको मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ तो करता हूँ ताकि आप लोग देख सकें और समझ सकें। या सो कैसे क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन है वो इंडिया में ग्रो कर रहा है। नवंबर में जहाँ पर आपका जो टोटल ये जो हरा वाला रेखा है वो बता रहा है आपको कि वैल्यू इन करोड़, 60,000 करोड़ का स्पेंडिंग होता था क्रेडिट कार्ड से। वॉल्यूम 1762 का था, इन लैक्स 1762 ट्रांजैक्शन हुए, टोटल वैल्यू आपका 60 लाख करोड़ का, 60,000 करोड़ का था। वही चीज़ अब बढ़कर पिछले, मान के चलिए, 19 से साढ़े 3 साल में लगभग वो 2.5 गुना हो चुका है। एक करोड़ 1,40,000 करोड़ का लगभग आपका कुल ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड से, सिर्फ मई महीने में। और टोटल जो वॉल्यूम था इसका वो लगभग आपको 27 करोड़ ट्रांजैक्शन था। सो मोटा मोटी मान के चलिए कि ये क्रेडिट कार्ड का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है इंडिया में, और ग्रोथ बढ़ रहा है। और हम लोग आपस में भी देखते हैं कि कैसे आप अमेजन के ऐप पे जाते हैं और अमेजन ऑटोमेटिकली टाई अप करके आपको दिखाता है कि इस जो ये मानिए अगर 50,000 का चीज़ है, इसका आपको 2,500 रुपया ईएमआई लगेगा, 12 महीना 24 महीना, आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कीजिए। सो डिफरेंट जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका इनेबल, जो फ़ायदा ये भी है कि डिफरेंट फिनटेक कंपनीज आके बीच में आपको वो लोन दे रहे हैं, उनको भी बेनिफिट दिख रहा है। और जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपको पता नहीं हो, लेकिन वो कंपनीज काफ़ी अच्छा पैसा बनाती हैं। क्योंकि मैं अपना एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा। मैंने एक बार मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल 1 महीने का 30,000 रुपए का था। मैं किसी कारण से बिल वो पे नहीं कर पाया। मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे मैसेज और मेल मैं चेक नहीं कर पाया। और 1 दिन के लिए जो मेरा जो बिल आया वो 2200 का था। एसजीएसटी, कुछ पेनाल्टी, कोई सरचार्ज लगा-वगा के इन्होंने 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया मुझे पे करने में, तो उन्होंने मुझसे 2200 रुपए लिया। मतलब अप्रॉक्सिमेटली 8%, जो कि एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है अगर आप कोई लोन लेते हो, वहाँ 1 दिन के लिए मुझे पे करना पड़ा। तो ये काफ़ी हाई करते भी हैं चार्ज, और चूँकि अनसिक्योर्ड होता है ना, तो ये वाजिब भी है कि आप जब टर्म शीट, ऑब्वियसली कोई एग्जैक्टली आप पढ़ते नहीं है कि क्या क्या एग्रीमेंट में है, बट वो जैसे टिक मार्क के थ्रू आप एक्सेप्ट करते हैं कि वट एवर मतलब रेगुलेशंस है या जो भी आप एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट एक्चुअली में वो 36% के हिसाब से चार्ज करते हैं। और इवन दो आपका 1 दिन का हो, वो 1 महीने का ही ले लेंगे पूरा पूरा इंटरेस्ट। सो ये एक केस है कि ये उभरता हुआ क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन, इसका कुछ कुछ लूप होल्स भी है, जैसे कि हाउस होल्ड डेट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जो जिस तरीके से हमारा स्पेंडिंग बढ़ रहा है वो हमारा इनकम को एग्जैक्टली नहीं दर्शाता है। और खास करके जो मिलेनियल्स और जेनजीड हैं और जो नए यंग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनका सेविंग की तरफ ध्यान कम रहता है स्टार्टिंग फेज में। स्पेशली जो 3 लाख से 10 लाख का ब्रैकेट होता है, वो कंज्यूमरिज्म की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, तो उनका कंजम्पशन ही ज़्यादा होते रहता है, तो सेविंग कम होता है। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कंजम्पशन और सेविंग ड्रिवन है ना। इन्वेस्टमेंट भी है, बट वो थर्ड फोर्थ कैटेगरी में आता है। बट मेनली जो हमारा इकोनॉमी है वो कंजम्पशन आधारित है। हम कंजम्पशन से ही अपने इकोनॉमी को फ्यूल करते हैं, और सेविंग जो होता है वो टर्न अराउंड करके बैंकों में जो हम सेव करते हैं उसी को वो लोग लोन देते हैं, क्योंकि सेविंग इतना हाई पैमाने पे होता है कि इजीली फंड इतने ज़्यादा अवेलेबल होते हैं हर बैंक के पास। अब हम एक और न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्विकली कि टॉप टॉप का क्रेडिट कार्ड इशूअर्स कौन से हैं इंडिया में। ये फोर्ब्स की वेबसाइट से है। तो सबसे बड़ा जो है एचडीएफसी बैंक है, दूसरा एसबीआई कार्ड्स है, तीसरा एक्सिस बैंक है, चौथा आईसीआईसीआई बैंक है, पांचवा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस तरह से है। और एक और आर्टिकल अप्रैल 2023 का था, जो कि मैंने देखा कि 71% ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय जस्ट 4 बैंक्स। कितना अमेजिंग ये वो है। अगर इनसाइट में दे दूंगा आप लोग, अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो अपने इनसाइट के लिए। तो इसमें बताया गया है कि टोटल जो कार्ड है अप्रैल 2023 के हिसाब से, वो लगभग आपका 8.6 करोड़ का है क्रेडिट कार्ड इन सर्कुलेशन। और ये 15% से ये बढ़ा था। ठीक है। अब आप ये देखो कि जब ये 15% से बढ़ा है साल दर साल, तो इसमें जो मेन 4 बैंक हैं वो कौन से हैं? एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये 71% करते हैं। इन्होंने बताया कि कैसे कितना किसका है, बट हम मेन दो पे फोकस करते हैं। एच डी एफ सी जो लीड ले रखा है जिसने, उसके पास 1.78 आउटस्टैंडिंग कार्ड्स हैं। उसका जो एवरेज ट्रांजैक्शन साइज है वो आपका 5,961 पर कार्ड है। उसके बाद आता है एसबीआई अपना, जिसके पास टोटल 1.68 करोड़ कार्ड्स हैं, ज़्यादा पीछे भी नहीं है। और इनका जो एवरेज
ट्रांज़ैक्शन है वो 5,275 का है। तो इस तरीके से और इन सारी जो एंटिटीज़ हैं इसमें केवल एसबीआई कार्ड ही लिस्टेड है। तो ये एक अब इसके बाद हम आते हैं कि हम पर्टिकुलरली एसबीआई कार्ड्स में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वही एकमात्र कार्ड लिस्टेड है। इसका जो सबसे नज़दीकी पीयर है वो हम उसे बजाज फाइनेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि एसबीआई कार्ड साथ ही साथ बजाज फाइनेंस के साथ भी कंपेयर कर रहा है। तो तो ये तो सबको पता है कि ये एसबीआई कार्ड्स बैंक्स के साथ एसोसिएटेड है और अगर हम तुरंत इसका देखना भी चाहें तो जो इसका प्रमोटर जो मेन है वो 69% आपका एसबीआई के हाथ में है। ठीक है? और साथ ही साथ एसबीआई के साथ एसोसिएटेड होने के साथ ये अच्छा है कि जैसे बजाज फाइनेंस में अप्रोच करना पड़ता है कस्टमर को, यहाँ पे कस्टमर खुद आके आपसे लोन लेके जाएगा कि उसे एसबीआई कार्ड चाहिए और डिफरेंट जो आजकल जो ई-कॉमर्स प्लेयर्स हैं, वो डिफरेंट कार्ड के साथ टाई अप करके रखते हैं। जैसे आप कभी भी कोई एक सेल आ रहा है, तो वो अलग-अलग जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो डिफरेंट बैंक्स हैं, उन लोगों के साथ टाई अप करके रखते हैं कि भाई आप 10% डिस्काउंट दे देना। तो आप देखोगे कि लोग आज अलग-अलग तरह के क्रेडिट कार्ड रखना ही चाहते हैं। सबके पास मिनिमम 2 से 3 तो कार्ड होता ही होगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास 10-10 कार्ड्स हैं अलग-अलग। कोई एक ट्रैवल को फीचर करता है मतलब हेल्प करता है, किसी में लाउंज फैसिलिटी है, किसी में आपको कुछ मनी बैक वो होता है कि आप 100 आप स्पेंड करते हैं तो आपको ₹5 वापस मिलता है। तो वो लोग भी ईगर होते हैं कि भाई अगर उन्हें ट्रांज़ैक्शन करना है तो उसी कार्ड से करना है। सो सेम सेम फैसिलिटी आपका एसबीआई कार्ड में भी बहुत तरह का फीचर है। हमको लगता है मैंने अमेज़न वगैरह पे तो देखा ही है, कुछ फ्लाइट टिकट बुकिंग पे भी एसबीआई कार्ड्स पे बहुत ज़्यादा वो होता है। तो क्विकली अब हम डिस्कशन करेंगे, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, बट हम इसका वो करेंगे कि हमें इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। साथ ही साथ हम इसको क्विकली कंपेयर करेंगे बजाज फाइनेंस के साथ, जो बजाज फाइनेंस आपका यहाँ पे मैंने खोल भी रखा है। बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड दोनों अभी अगर आप देखो तो 35-36 के पीई पे अभी आप चल रहा है ये। एक काम करता हूँ मैं इसको क्विकली दोनों को एक ही विंडो में आधा-आधा बाँट लेता हूँ, देखता हूँ कैसा दिखता है। तो इस साइड हमने बजाज फाइनेंस को खोल रखा है और इस साइड हमने अपने एसबीआई कार्ड्स को खोल रखा है। ऑल्दो एग्ज़ैक्टली सेम बिज़नेस नहीं है बट आप अगर इसे अनसिक्योर्ड लोन देने के बिज़नेस को ही समझें, तो एसबीआई कार्ड बजाज फाइनेंस को कॉम्पिटिशन दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसबीआई कार्ड उसको टोटली रिप्लेस कर देगा या एचडीएफसी कार्ड उसको रिप्लेस कर देगा बट जैसे-जैसे यू नो हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन ग्रुप है, मिडल क्लास जो है, नए लोग मिडल क्लास में आ रहे हैं, स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर अपना जगह बना पाएँगे। और ऐसे ही ग्रो करता है कोई भी मतलब हमने चाहे आप यूएस बेस्ड कंपनीज़ हों या चाइना बेस्ड कंपनी हो, हमने ऐसे ही देखा है, ऐसी ग्रो होती है। तो हम कंपेयर करते हैं कि आज से 5 साल पहले जो बजाज फाइनेंस की स्थिति थी, मानिए 12,000-14,000 करोड़ के लगभग इसने जो प्रॉफ़िट दे रहा था, तो एसबीआई कार्ड का पिछले 12 महीने में या मार्च 2023 में देखते हैं, तो मार्च 2023 में 13,000 करोड़ का 2,200-2,300 करोड़ का फ़ायदा था। लगभग-लगभग उतना ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम है इनका, इनका स्पेंडिंग ज़्यादा होगा। अब इस तरीके से अगर हम इसको पीछे देखें तो 5,000 करोड़ से 13,000 करोड़ में आने में इन्हें 5 साल लगा था, एसबीआई कार्ड्स को, जबकि इनको 3 साल लगा था। लेकिन जो कंसीडर करने वाली बात जो मेन है, बीच में कोविड भी आया था। कोविड के समय में ऑब्वियसली उस रैपिड पेस में ग्रोथ नहीं हुआ था। अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया था पिछले 2 साल में, 9,000 करोड़ से 10,000 करोड़ ही पहुँचा। जनरली ये लोग 30-34% ग्रोथ रेट अपना रखते हैं। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखें और अगर हम फ्यूचर देखें कि अगर ये जितना आज साल भर में कमा रहे हैं, तो ऐसा भी एक समय आएगा जब ये 1 क्वार्टर में उतना कमाएँगे। तो ग्रोथ इनका उसी तरीके से रहेगा और एसबीआई कार्ड काफ़ी रीचेबल भी है, मतलब आप रिलाई करना चाहोगे कि एक जो ब्रांड नेम होता है, हाउसहोल्ड नेम होता है कि एसबीआई को कौन नहीं जानता है। आज अगर आप एसबीआई को देखो तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉफ़िट दर्ज करने वाली कंपनीज़ में से एक है। एक-एक साल में 60-60 हज़ार करोड़ अगर वो प्रॉफ़िट ला रहे हैं, तो कितना बड़ी कंपनी है। तो हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पे तो कोई भी डाउट नहीं है और अगर हम इसको फिर से बड़ा कर लेते हैं अगर कंपैरिज़न हो गया है तो। और क्विकली हम इसका अगर इन्वेस्टर वाला भी देख लें तो पब्लिक के पास काफ़ी कम शेयर होल्डिंग है, मात्र 4.3% है, इसमें भी कुछ-कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास होगा। अब इस कंपनी की जो मेजर ख़ासियत मुझे दिखती है वो ये है कि इन्होंने कंसिस्टेंटली अपना ग्रोथ दिखाते रहे हैं, ठीक है? अगर 2013 से ही अगर आप देखो तो 1,000 करोड़ की कंपनी मतलब रेवेन्यू करते थे ये, आज ये 14 गुना हो चुका है, ठीक है? 14 गुना पिछले 10 साल में। प्रॉफ़िट भी आपका आराम से 136 अगर मैं क्विकली डिवाइड भी करके देखना चाहूँ तो अगर आप 2258 डिवाइडेड बाय 136 35 सॉरी 36 तो ये भी 16 गुना हुआ है। मतलब ये अपना एफिशिएंसी तो बरकरार रखे ही हुए हैं। तो और ये लगातार ग्रो कर रहे हैं और ये बिज़नेस ही वैसा है कि हम लोग का यंग पॉपुलेशन जो ग्रो कर रहा है और वो एस्पिरेशनल है। वो नया फ़ोन लेना चाहता है, नया ट्रिप पे जाना चाहता है, नए डिफरेंट जो भी गुड्स हैं अ, प मतलब जो भी आप होम अप्लायंसेज़ हैं, वो लोग यूज़ करना चाहते हैं। पहले के लोग थे कि वो बचा के रखने वाले होते थे। एक आदमी कमाता था। फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, 2 लोग काम करते हैं, है ना? तो ऑब्वियसली स्पेंडिंग ज़्यादा ही होता है। अब जो
इनका जो पी है उसको हम एक बार देखते हैं, तो अभी करेंटली 36 का पी चल रहा है। जो इनका जो हिस्टोरिकल मतलब जो 5 साल का एवरेज है वो है आपका 63 का। यही सेम चीज़ हिस्टोरिकल पी आपका बजाज फिनांस का भी है, लेकिन बजाज फिनांस भी अभी 36 के पी के लगभग चल रहा है। तो अभी इनका डाउनटर्न है, ये सस्ते दामों पे मिल रहे हैं, लेकिन इनका ग्रोथ बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ऐसे ही चलता है कि एक डाउनटर्न आता है। अब जब अम, बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है, जब वो वापस से ठीक होना स्टार्ट होगा, तो ये साइक्लिकल बिजनेस इसलिए भी है क्योंकि इनका जो डिपेंडेंस है वो आरबीआई के रेपो रेट पे भी डिसाइड होता है। तो जब आरबीआई पिछले 2 बार से हाइक करना बंद कर दिया है, जब ये अपना इंटरेस्ट रेट घटाना चालू करेंगे, रेपो रेट को जब वापस से मानिए कि घटाना मानिए 4% के वापस अगर वो आ गया, तो इनका भी लेंडिंग फिर वापस बढ़ेगा, इनका भी रेट घटेगा कि ये कम कम पैसों पे लोन देंगे और ये वापस से इनका जो मेन कस्टमर बेस है वो इंक्रीज़ होगा। और जो अभी करंट पीईजी रेशियो है, पीईजी रेशियो पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा जैसे मैंने पीई पे बनाया था, वो भी एक्सप्लेन करेगा कि कैसे ये लुक्रेटिव है। 1 से 2 के बीच का जो भी पीईजी होता है, वो काफ़ी बेस्ट होता है। अब हम क्विकली इसका जो चार्ट है हम लोग वो देखते हैं। तो मैंने इसका चार्ट ऑलरेडी बना ही रखा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो जो मूविंग एवरेजेस हैं वो 50 वाला ऊपर है 20 के, और 10 डेज़ जो मूविंग एवरेज है वो नीचे है यू नो 20 के। तो इस तरीके का जो सिनेरियो होता है वो बाइंग करने के लिए सही होता है, और यहाँ साथ-साथ एक हमें कप विथ हैंडल पैटर्न भी बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे बनता हुआ नज़र आता है। देखते हैं कैसे कैसे बन रहा है। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे आपका ये बन रहा है, और इसी को मैंने जो यहाँ का जो मेन डेप्थ था उसको मैंने ऊपर प्लॉट किया है, जो करंट मार्केट प्राइस है ये 39 30 40%। तो हम जानते ही हैं, और कंपनी चूंकि बहुत अच्छी है, अच्छा फंडामेंटल है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं आता कि हाँ कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी या इंसॉल्वेंट हो जाएगी। प्रमोटर इतने अच्छे हैं, इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी में से एक इसके प्रमोटर हैं, तो मुझे इसमें कोई भी वैसा डर तो दिखता नहीं है। तो और इसमें ग्रोथ भी मतलब ये तो फिर भी एक छोटा टारगेट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इसे 63 का पी देने लग जाएँ, तो ऑब्वियसली जितना भी अभी करंट प्राइस है उससे डबल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अब वही है कि अब इसका जो इंटरेस्ट रेट साइकिल पे जो डिपेंडेंस है वो भी हमें देखना होगा। सो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बाइंग रेंज है। 816 से नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिखता है, लेकिन अगर आपको 839 का भाव चल रहा है, अगर इससे 1-2% सस्ता भी मिलता है तो इसको अकुमुलेट किया जा सकता है। एक बार में कभी भी पूरा अपना स्टॉक नहीं, अगर आपने सोच रखा है कि ₹100 का खरीदना है, तो पहले एक बार में टेस्टिंग वाटर क्वांटिटी जो कहते हैं, कि जैसे पानी में आप पैर डालते हैं तो पहले देखते हैं ना कितना ठंडा है, गर्म है। उस हिसाब से आप केवल 20% डाल दीजिए या 25% डाल दीजिए, और नीचे जाए, आपको लगे कि नहीं अब सही मोमेंटम पकड़ा गया, 850 पे जाए तो 20% और डाल दीजिए, इस तरीके से। बट किसी भी तरीके से 922 तक अगर जब ये पहुंचता है, जब ये ब्रेकआउट हो, उसके पहले आप पूरी तरीके से इसमें इन्वेस्टेड हो जाएं। ब्रेकआउट पे कभी भी इंतजार नहीं करें। और पिछले पिछले बार के जितने भी वीडियोस हमने देखे हैं उसमें भी आप एग्जांपल देख ही सकते हैं कि अम, आपको जब भी हमने हमने हम लोगों ने किसी स्टॉक का एनालिसिस किया, तो हमने ये देखा कि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस आपको अगर फंडामेंटल सही है, मतलब अगर आप कहने का मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कभी ना कभी आपको सफलता मिल ही जाएगी। अब यही है कि कब मिलेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कर्म करना है, हमें हमारे हाथ में अच्छे स्टॉक पकड़ना है। सफलता कब मिलेगी वो भगवान के हाथ में है। तो इस हफ्ते का जो स्टॉक रहा वो एसबीआई कार्ड्स रहा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैंने अपना ट्विटर का भी हैंडल दे रखा है, आप चाहें तो वहां पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।